पूरा ऑडियो बुक एंड तक सुनिए। चैप्टर 1, द डार्केस्ट नाइट, आजादी के बाद का सन्नाटा। 1947 की आजादी अपने साथ सिर्फ खुशी नहीं बल्कि बंटवारे का गहरा जख्म और लाशों का ढेर लेकर आई थी। देश बिखरा हुआ था, रायट्स हो रहे थे और लोगों के दिलों में डर था कि क्या ये देश सर्वाइव कर पाएगा। दुनिया के बड़े बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने भविष्यवाणी प्रेडिक्शन कर दी थी कि भारत अगले 10 सालों में 50 टुकड़ों में टूट जाएगा। हमारे पास ना पैसा था, ना कानून और ना ही कोई सॉलिड सिस्टम। ये भारत की हिस्ट्री की सबसे काली रात थी, जहां हर मोड़ पर एक नया खतरा खड़ा था। लेकिन इसी अंधेरे के बीच कुछ दिमाग ऐसे थे जो डर नहीं रहे थे बल्कि फ्यूचर का नक्शा बना रहे थे। उन्हें पता था कि सिर्फ अंग्रेजों को भगाना काफी नहीं है, हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जो सदियों तक टिके। देश को चलाने के लिए एक दिमाग चाहिए था और वो दिमाग मिलकर बनने वाला था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ये वक्त था जब हर हिंदुस्तानी के डर को उम्मीद में बदलने की कोशिश शुरू हुई। इन 2-3 सालों में हमने पार्टीशन का दर्द झेला, गांधी जी को खोया और लाखों लोगों का घर उजड़ते देखा। लेकिन इन सब के बावजूद हमारे लीडर्स ने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें पता था कि अगर आज हमने सही बुनियाद नहीं रखी तो ये आजादी बेमानी हो जाएगी। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि सबसे बड़े तूफान के बीच ही सबसे बड़ी जीत की तैयारी होती है। भारत का असली रीबर्थ इसी अंधेरे से निकलने वाला था। सोचिए, उस वक्त की हालत जब लोगों के पास खाने को अनाज नहीं था पर उन्हें एक रिपब्लिक बनाने का सपना दिखाया जा रहा था। वो लोग कितने विजनरी होंगे जिन्होंने गोलियों की गूंज के बीच कानून की किताब लिखने का फैसला किया। ये सिर्फ एक कानून नहीं बन रहा था, ये 30 करोड़ लोगों की किस्मत लिखी जा रही थी। ये चैप्टर हमें याद दिलाता है कि भारत का जन्म किसी शॉर्टकट से नहीं बल्कि खून और आंसुओं के बीच मेहनत से हुआ है। चैप्टर 2, द आर्किटेक्ट ऑफ ड्रीम्स, सपनों का शिल्पकार। जब हम भारत के रीबर्थ की बात करते हैं तो एक नाम सबसे ऊपर चमकता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लेकिन वो सिर्फ एक राइटर नहीं थे, वो एक सोशल इंजीनियर थे। उन्होंने दुनिया भर के 60 से ज्यादा देशों के संविधान को पढ़ा और उनमें से भारत के लिए सबसे बेहतर निचोड़ निकाला। वो जानते थे कि भारत जैसा देश जहां इतनी जातियां, धर्म और भाषाएं हैं, वहां सबको बराबर रखना कोई आसान काम नहीं होगा। डॉक्टर अंबेडकर का मिशन सिर्फ कानून बनाना नहीं था बल्कि एक ऐसी सोसाइटी बनाना था जहां एक सफाई कर्मचारी और एक राजा का वोट बराबर हो। उन्होंने सदियों से चली आ रही छुआछूत और भेदभाव की बेड़ियों को काटने के लिए कलम का सहारा लिया। उनकी टीम में काबिल दिमाग जैसे BN राव और अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे, जिन्होंने मिलकर दिन रात एक कर दिए। उन्होंने देखा कि अमेरिका ने क्या गलती की, फ्रांस ने क्या सीखा और ब्रिटेन कैसे चलता है। ये मेहनत कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक बहस चलती रही। हर एक शब्द पर सवाल उठाए गए, हर एक लाइन पर वोटिंग हुई। डॉक्टर अंबेडकर ने हर सवाल का जवाब तर्क, लॉजिक के साथ दिया। उन्होंने सपना देखा था कि भारत सिर्फ भूगोल, जियोग्राफी में एक ना हो बल्कि दिलों में भी एक हो। वो जानते थे कि अगर गरीब को हक नहीं मिला तो ये आजादी सिर्फ अमीरों की गुलामी बनकर रह जाएगी। आर्किटेक्चर का मतलब सिर्फ इमारत बनाना नहीं होता बल्कि ये तय करना होता है कि इमारत का हर कोना मजबूत हो। अंबेडकर जी ने हमारे देश की वो बुनियाद रखी जिस पर आज हम गर्व से खड़े हैं। उन्होंने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए ताकि कोई भी सरकार हमारी आवाज ना दबा सके। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि विजन वही है जो आने वाली सदियों की मुश्किलों को आज ही देख ले और उनका तोड़ निकाल ले। चैप्टर 3, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट पजल, दुनिया की सबसे बड़ी पहेली। जब 1947 में अंग्रेज गए तो वे भारत को एक सजाया हुआ गुलदस्ता देकर नहीं गए थे। उन्होंने भारत के बीचों बीच 562 छोटी बड़ी रियासतों, प्रिंसली स्टेट्स का एक जाल छोड़ दिया था। तकनीकी रूप से हर रियासत के पास ये अधिकार था कि वह या तो भारत में मिले, पाकिस्तान में मिले या फिर अपना एक अलग देश बना ले। सोचिए, अगर हैदराबाद, जूनागढ़ या भोपाल जैसे राज्य अलग देश बन जाते तो आज आपको दिल्ली से मुंबई जाने के लिए शायद 3 वीजा लेने पड़ते। ये दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पहेली थी जिसे सुलझाना नामुमकिन लग रहा था, क्योंकि कई राजा अपनी सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं थे। यहां एंट्री होती है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सहयोगी VP मेनन की। सरदार पटेल जानते थे कि बिना नक्शे की एकता के संविधान का कोई मोल नहीं होगा। उन्होंने साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया। जहां प्यार से बात बनी वहां प्यार से समझाया
और जहां राजाओं की जिद देश की एकता के आड़े आई, वहां उन्होंने अपनी फौलादी इच्छा शक्ति दिखाई। उनका मिशन साफ था, भारत की धरती का एक भी टुकड़ा तिरंगे से बाहर नहीं रहना चाहिए। ये महज जमीनों का मेल नहीं था, ये सदियों से बंटे हुए भारत को एक मॉडर्न नेशन स्टेट में बदलने की प्रक्रिया थी। सरदार पटेल की कूटनीति इतनी सटीक थी कि उन्होंने हफ्तों के भीतर सैकड़ों राजाओं को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करने के लिए मना लिया। उन्होंने राजाओं को समझाया कि लोकतंत्र की लहर को अब रोका नहीं जा सकता और भारत का हिस्सा बनने में ही उनकी और उनकी प्रजा की भलाई है। ये एक ऐसा साइलेंट रेवोल्यूशन था जिसने बिना किसी बड़े गृह युद्ध के भारत का वर्तमान भूगोल तैयार कर दिया। अगर उस वक्त सरदार पटेल की दूरदर्शिता और सख्ती नहीं होती तो आज भारत का नक्शा किसी फटे हुए कपड़े जैसा दिखता जिसमें अनगिनत छेद होते। इस एकीकरण ने संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को वो जमीन दी जिस पर वे भविष्य का कानून लिख सके। जब तक जमीन एक नहीं होती, उस पर रहने वालों का हक एक जैसा नहीं हो सकता था। 26 जनवरी 1950 की तैयारी इसी एकता की नींव पर खड़ी थी। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि आजादी सिर्फ हक मांगने का नाम नहीं है, बल्कि टुकड़ों में बंटी हुई ताकतों को एक करके एक बड़ी शक्ति बनाने का नाम है। भारत का पूर्ण जन्म तब पूरा हुआ जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक हर रियासत ने खुद को भारत के गणतंत्र में विलीन कर लिया। चैप्टर 4, दी सेक्रेड इंक, पवित्र स्याही। भारत का संविधान कोई साधारण प्रिंट की हुई किताब नहीं है। ये हाथ से लिखी गई एक कलाकृति है जिसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपनी उंगलियों के जादू से कागज पर उतारा था। जब पंडित नेहरू ने उनसे पूछा कि वो इस काम के लिए कितनी फीस लेंगे, तो रायजादा ने एक ऐसी बात कही जो आज के दौर में मिसाल है। उन्होंने कहा, मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए, बस मेरी एक शर्त है कि संविधान के हर पन्ने पर मेरा नाम हो और आखिरी पन्ने पर मेरे दादाजी का। ये उस पवित्र स्याही की ताकत थी जिसने भारत के भविष्य को शब्दों में पिरोया और इसके लिए कोई कीमत नहीं मांगी। संविधान को लिखने की प्रक्रिया किसी तपस्या से कम नहीं थी। शांति निकेतन के कलाकारों जैसे नंदलाल बोस और उनके शिष्यों ने संविधान के हर अध्याय की शुरुआत में भारत के इतिहास और संस्कृति को चित्रों के माध्यम से दर्शाया। इसमें मोहनजोदड़ो की सभ्यता से लेकर रामायण, महाभारत, भगवान बुद्ध, महावीर और आजादी की लड़ाई तक के दृश्य शामिल हैं। ये इस बात का सबूत था कि हमारा नया गणतंत्र अपनी जड़ों को भूला नहीं है। ये स्याही सिर्फ कानून नहीं लिख रही थी, बल्कि ये भारत की 5000 साल पुरानी सभ्यता को आधुनिक लोकतंत्र के साथ जोड़ रही थी। लिखने के दौरान हर शब्द पर होने वाली बहस इतनी गहरी थी कि कई बार एक छोटी सी कॉमा या फुल स्टॉप पर घंटों चर्चा होती थी। संविधान सभा के सदस्यों को पता था कि उनकी लिखी एक गलत लाइन आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बिगाड़ सकती है। ये स्याही उस पसीने और खून का प्रतीक थी जो आजादी की लड़ाई में बहा था। उन्होंने दुनिया के सबसे लंबे संविधान को तैयार किया जिसमें 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे। इसे लिखने में कुल 254 पेन निब का इस्तेमाल हुआ और 6 महीने तक रायजादा जी ने बिना रुके अपनी राइटिंग से इसे सजाया। 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा के 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए, तब बाहर बारिश हो रही थी जिसे शुभ संकेत माना गया। वो पवित्र स्याही अब सूख चुकी थी, लेकिन उसने भारत के भाग्य को हमेशा के लिए अमर कर दिया था। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि जब इरादे नेक हों और हाथ निस्वार्थ हो, तो जो लिखा जाता है वो सिर्फ कानून नहीं, बल्कि एक राष्ट्र की नियति, डेस्टिनी बन जाता है। आज जब हम संविधान को छूते हैं, तो हमें उन हाथों और उस स्याही का सम्मान करना चाहिए जिसने हमें एक आजाद नागरिक की पहचान दी। चैप्टर 5, पावर टू द पीपल, आम इंसान की ताकत। 26 जनवरी 1950 ने भारत के इतिहास में वो चमत्कार किया जो दुनिया के बड़े बड़े देश सोच भी नहीं सकते थे। इसे कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज। इसका मतलब था कि भारत का हर नागरिक, चाहे वो करोड़पति हो या सड़क पर रहने वाला गरीब, चाहे वो पीएचडी हो या अनपढ़, सबका वोट बराबर होगा। उस समय अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में भी महिलाओं और अश्वेतों को वोट देने के अधिकार के लिए दशकों तक लड़ना पड़ा था, लेकिन भारत ने अपने पूर्ण जन्म के पहले दिन ही ये ताकत अपनी जनता के हाथ में सौंप दी। पूरी दुनिया हंस रही थी। ब्रिटिश मीडिया ने लिखा था कि अनपढ़ भारतीयों के हाथ में वोट देना लोकतंत्र की खुदकुशी है। उन्हें लगा था कि भारत के लोग जाति और धर्म के नाम पर बिक जाएंगे और लोकतंत्र बिखर जाएगा। लेकिन भारत के संविधान निर्माताओं को अपनी मिट्टी और अपनी जनता पर भरोसा था। उन्होंने हम भारत के लोग
वी द पीपल ऑफ इंडिया कहकर यह साफ कर दिया कि इस देश का असली मालिक कोई राजा या प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि वो आम इंसान है जो कतार में खड़ा होकर अपना नेता चुनता है। ये ताकत सिर्फ एक बटन दबाने तक सीमित नहीं थी, ये सम्मान की बात थी। जिस इंसान को सदियों से अछूत कहा गया, जिस महिला को कभी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, संविधान ने उन्हें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चुनने की ताकत दे दी। ये भारत के रिबर्थ का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा था। इसने सत्ता का केंद्र महलों से हटाकर आम आदमी की झोपड़ी तक पहुंचा दिया। संविधान ने यह सुनिश्चित किया कि सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन जनता की संप्रभुता, सॉवरेंटी हमेशा बनी रहेगी। आज जब हम वोट देने जाते हैं तो हमें उस संघर्ष को याद करना चाहिए। 1950 में ये एक बहुत बड़ा दाव था, एक ऐसा प्रयोग जो अगर फेल हो जाता तो भारत कभी खड़ा नहीं हो पाता। लेकिन भारत की जनता ने साबित कर दिया कि साक्षरता और समझदारी में फर्क होता है। ये चैप्टर हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र सिर्फ एक सिस्टम नहीं है, ये एक वादा है कि हर आवाज सुनी जाएगी और हर इंसान मायने रखता है। गणतंत्र का असली मतलब यही है कि जनता ही तंत्र, सिस्टम की जननी है। चैप्टर 6 दी मिडनाइट रेजोल्यूशन, आधी रात का संकल्प। क्या आपने कभी सोचा है कि हमने गणतंत्र दिवस के लिए 26 जनवरी की ही तारीख क्यों चुनी? आजादी तो हमें 15 अगस्त को मिल गई थी। इसके पीछे एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है जो 1930 में शुरू हुई थी। 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को लाहौर में रावी नदी के तट पर पंडित नेहरू ने तिरंगा फहराया था और पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था। उस रात कांग्रेस ने ऐलान किया था कि अब हम अंग्रेजों से डोमिनियन स्टेटस नहीं, बल्कि पूरी आजादी मांगेंगे। और इसके लिए 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला किया गया। उस आधी रात के संकल्प ने भारत के नौजवानों में वो आग भर दी थी जो अगले 17 सालों तक नहीं बुझी। जब 1949 में संविधान बनकर तैयार हो गया तो हमारे लीडर्स ने फैसला किया कि 26 जनवरी की उस ऐतिहासिक अहमियत को अमर करना जरूरी है। इसलिए 2 महीने इंतजार किया गया ताकि 26 जनवरी 1950 को ही भारत को गणतंत्र घोषित किया जा सके। ये संकल्प उस जिद का प्रतीक था कि भारत अपना भाग्य खुद लिखेगा और किसी भी विदेशी ताकत की छत्रछाया में नहीं रहेगा। 1950 की उस 26 जनवरी की सुबह जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो वो सिर्फ एक पद की शपथ नहीं थी, वो उस आधी रात के संकल्प की पूर्णता थी। भारत अब एक ब्रिटिश डोमिनियन से बदलकर एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन चुका था। वायसराय हाउस अब राष्ट्रपति भवन बन गया था। जिस जगह कभी ब्रिटिश हुकूमत के आदेश चलते थे, अब वहां भारत की जनता की आवाज गूंजने वाली थी। ये तारीख उस लंबे संघर्ष की गवाही देती है जो ठिठुरती रातों में रावी के किनारे शुरू हुआ था। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि प्रतीकों, सिंबल्स और तारीखों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। 26 जनवरी सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, ये उस वादे की सालगिरह है जो हमने खुद से आजादी मिलने से 17 साल पहले किया था। संकल्प की शक्ति अगर अटूट हो तो समय भी अपना रुख मोड़ देता है। आज जब हम परेड देखते हैं तो हमें उस आधी रात की ठंड और उस तिरंगे की याद आनी चाहिए जिसे हमारे पूर्वजों ने उस वक्त फहराया था जब आजादी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। चैप्टर 7 ब्रेकिंग दी चेन्स, पुरानी बेड़ियों को तोड़ना। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज चले गए, लेकिन उनके बनाए हुए कानून और सिस्टम अभी भी हमारी रगों में दौड़ रहे थे। तकनीकी रूप से 1937 से 1950 के बीच भारत किंग जॉर्ज 6 को अपना हेड मानता था। हम आजाद तो थे, लेकिन हमारा अपना कोई सुप्रीम लॉ नहीं था। 26 जनवरी 1950 वो दिन था जब हमने उन आखिरी बेड़ियों को भी काट फेंका। उस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फीट का अंत हुआ और भारत का अपना संविधान लागू हुआ। यह महज एक कानूनी बदलाव नहीं था, ये एक मानसिक आजादी थी जिसने हमें बताया कि अब हमारा मालिक कोई 7 समंदर पार बैठा राजा नहीं, बल्कि हमारे अपने लोग हैं। इन बेड़ियों को तोड़ना इसलिए जरूरी था क्योंकि ब्रिटिश कानून दमन, ऑपरेशन के लिए बने थे, विकास के लिए नहीं। वे हमें प्रजा, सब्जेक्ट्स मानते थे, नागरिक, सिटीजन्स नहीं। संविधान ने हमें नागरिक का दर्जा दिया। पुरानी बेड़ियां सिर्फ कागज पर नहीं थी, वे हमारे सामाजिक ढांचे में भी थी। जातिवाद, जमींदारी प्रथा और महिलाओं के प्रति भेदभाव, ये सब पुरानी बेड़ियां थी जिन्हें तोड़ने के लिए संविधान ने कड़े प्रावधान किए। डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि जब तक सामाजिक और आर्थिक बेड़ियां नहीं टूटेंगी, राजनीतिक आजादी का कोई मोल नहीं होगा।
संविधान लागू होने का मतलब था कि अब भारत का हर कानून न्याय, स्वतंत्रता और समानता की कसौटी पर परखा जाएगा। अगर कोई पुराना कानून हमारे मूलभूत अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ था, तो उसे उसी वक्त शून्य घोषित कर दिया गया। ये भारत के पूर्ण जन्म का वो क्षण था जब हमने अपनी आंखों से औपनिवेशिक, कॉलोनियल चश्मा उतार फेंका और दुनिया को अपनी नजर से देखना शुरू किया। हमने दुनिया को बता दिया कि भारत अब किसी का डोमिनियन नहीं है, बल्कि एक ऐसा देश है जो अपनी समस्याओं का हल खुद ढूंढना जानता है। आज जब हम कानून की बात करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि ये नियम हमें दबाने के लिए नहीं, बल्कि हमें बचाने के लिए बने हैं। 26 जनवरी 1950 ने हमें वो कवच दिया जो हमें सरकार की मनमानी से बचाता है। बेड़ियां तोड़ना आसान होता है, लेकिन एक ऐसा सिस्टम बनाना मुश्किल होता है जहां कोई दोबारा बेड़ियां न डाल सके। हमारा संविधान वही मजबूत ढांचा है जो 75 सालों से हमारी आजादी की रक्षा कर रहा है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि आजादी एक निरंतर प्रक्रिया है और हमें हर उस सोच की बेड़ी को तोड़ना होगा जो देश की प्रगति में बाधा बनती है। चैप्टर 8 द प्रियम्बल इंडिया सोल, प्रस्तावना भारत की आत्मा। अगर संविधान एक विशाल शरीर है तो उसकी प्रस्तावना, प्रियम्बल, उसकी आत्मा है। ये महज एक पन्ना नहीं है, ये भारत के पूर्ण जन का मैनिफेस्टो है। इसमें लिखे गए शब्द संप्रभु, सॉवरेन, समाजवादी, सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक और गणराज्य, रिपब्लिक, भारत की पहचान के 5 स्तंभ है। जब डॉक्टर अंबेडकर और उनकी टीम ने इसे तैयार किया तो उन्होंने दुनिया को बता दिया कि भारत कैसा देश बनेगा। ये एक वादा था कि यहां न्याय सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होगा, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हर किसी का हक होगा। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, से होती है। ये 4 शब्द दुनिया के सबसे ताकतवर शब्द हैं। ये बताते हैं कि भारत में सत्ता का स्रोत दिल्ली के गलियारे नहीं, बल्कि भारत की जनता है। इसमें गरिमा, डिग्निटी और बंधुत्व, फ्रेटर्निटी की बात की गई है, क्योंकि हमारे निर्माता जानते थे कि बिना भाईचारे के इतनी विविधता वाला देश बिखर सकता है। प्रस्तावना हमें याद दिलाती है कि भारत एक आइडियल है, एक ऐसा सपना है जहां हर नागरिक को अपने तरीके से जीने, सोचने और पूजा करने की आजादी है। अक्सर लोग संविधान की मोटी किताबों से डरते हैं, लेकिन प्रस्तावना वो दर्पण है जिसमें आप पूरे भारत की छवि देख सकते हैं। ये हमें बताती है कि हम कौन हैं और हम कहां जाना चाहते हैं। इसमें अवसर की समानता की बात है, जिसका मतलब है कि एक गरीब का बच्चा भी अपनी मेहनत से देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। ये प्रस्तावना ही थी जिसने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया, जहां राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन वो हर धर्म का सम्मान करेगा। ये वो गोंद है जो भारत के अलग अलग टुकड़ों को एक राष्ट्र के रूप में जोड़े रखती है। आज जब भी देश के सामने कोई संकट आता है, हम प्रस्तावना की ओर ही देखते हैं। ये हमारा मोरल कंपास है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि किसी भी बड़े लक्ष्य की शुरुआत एक साफ नियत और साफ शब्दों से होती है। प्रस्तावना भारत के पूर्ण जन का वो मंत्र है जिसे हर नागरिक को अपने दिल में बसाना चाहिए। अगर हम प्रस्तावना के मूल्यों को जी सके तो भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये महज कागज का टुकड़ा नहीं, ये 140 करोड़ भारतीयों की साझी धड़कन है। चैप्टर 9 दी फर्स्ट रिपब्लिक डे, पहला गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 1950 की वो सुबह कोई साधारण सुबह नहीं थी। दिल्ली में हल्की ठंड थी और हवा में एक नई उमंग थी। उस दिन सुबह 10:18 बजे भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। इसके ठीक 6 मिनट बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने जब यह घोषणा की तो राष्ट्रपति भवन, जो तब गवर्नमेंट हाउस था, की दीवारों ने भी शायद गर्व महसूस किया होगा। भारत का पूर्ण जन्म आधिकारिक तौर पर पूरा हो चुका था और अब उत्सव की बारी थी। आज हम राजपथ, कर्तव्य पथ और जो भव्य परेड देखते हैं, उसकी शुरुआत उसी दिन हुई थी, लेकिन एक अलग अंदाज में। पहला गणतंत्र दिवस समारोह दिल्ली के पुराने इरविन स्टेडियम, आज का नेशनल स्टेडियम, में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक पुरानी शाही बग्घी में बैठकर वहां पहुंचे थे। सड़कों पर हजारों लोगों का हुजूम था जो अपने पहले देशी राष्ट्रपति की एक झलक पाने के लिए बेताब थे। लोगों की आंखों में आंसू थे और जुबां पर जय हिंद का नारा था। वो पहली परेड महज सेना का प्रदर्शन नहीं थी, वो एक मजबूत भारत के जन्म का जय घोष थी। उस दिन इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो
भारत के पहले मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट बने थे। ये इस बात का संकेत था कि भारत अब विश्व राजनीति में अपनी जगह बना रहा है। स्टेडियम में 31 तोपों की सलामी गूंजी और तिरंगा शान से आसमान में लहराया। वो दृश्य देखकर लगा कि सदियों की गुलामी का अंधेरा अब हमेशा के लिए छंट गया है। उस दिन किसी ने नहीं सोचा था कि भारत कितने साल टिकेगा। हर किसी के मन में बस यही था कि हम आजाद हैं और अब हम अपनी तकदीर खुद लिखेंगे। ये चैप्टर हमें उस उत्साह की याद दिलाता है जो आज कहीं ना कहीं खो गया है। गणतंत्र दिवस सिर्फ झांकियां देखने का दिन नहीं है, ये उस पहली सुबह की ऊर्जा को महसूस करने का दिन है। उस दिन भारत ने दुनिया को दिखाया कि एक गरीब और शोषित देश भी गरिमा के साथ सिर उठा सकता है। वो पहली परेड हमारे आत्मविश्वास की शुरुआत थी। आज जब हम आधुनिक फाइटर जेट्स को आसमान चीरते हुए देखते हैं तो हमें उस बग्घी और उस स्टेडियम की सादगी को नहीं भूलना चाहिए जहां से इस महान गणतंत्र की यात्रा शुरू हुई थी। चैप्टर 10 दी यूनिटी कोड, एकता का गुप्त कोड। पूरी दुनिया को लगता था कि भारत एक इम्पॉसिबल कंट्री है। हजारों भाषाएं, सैकड़ों धर्म, अनगिनत जातियां और हर 50 कोस पर बदलता खान पान। इतनी विविधता के साथ कोई देश कैसे एक रह सकता है? लेकिन भारत के पास एक सीक्रेट कोड था जिसे संविधान सभा ने डिकोड किया था। ये कोड था विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारा संविधान किसी एक विचार को थोपता नहीं है, बल्कि वो सबको अपनी जगह बनाने की आजादी देता है। यही वो ताकत है जिसने भारत को सोवियत संघ या यूगोस्लाविया की तरह टूटने से बचाया। संविधान निर्माताओं ने फेडरलिज्म का एक ऐसा ढांचा बनाया जहां राज्यों के पास अपनी ताकत थी और केंद्र के पास देश को जोड़ने की जिम्मेदारी। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि कोई भी भाषा या संस्कृति दूसरी पर हावी न हो। अल्पसंख्यक अधिकारों, माइनॉरिटी राइट्स की रक्षा करके उन्होंने ये कोड और मजबूत कर दिया। भारत की एकता किसी तलवार के जोर पर नहीं, बल्कि एक साझी पहचान के जोर पर खड़ी है। हम बंगाली हैं, तमिल हैं, पंजाबी हैं, लेकिन इन सबसे पहले हम भारतीय हैं। ये इमोशनल इंटीग्रेशन ही हमारा असली कोड है। इस कोड की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब देश में आंतरिक मतभेद बढ़ते हैं, लेकिन हमारा गणतंत्र हमें वो मंच देता है जहां हम बहस कर सकते हैं, लड़ सकते हैं और अंत में एक समाधान पर पहुंच सकते हैं। हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा चुनाव आयोग और हमारी संसद इसी कोड के रखवाले हैं। दुनिया के बड़े देशों ने हमें मेल्टिंग पॉट बनाने की कोशिश की जहां सब एक जैसे हो जाए, लेकिन भारत एक सलाद बाउल बना रहा जहां हर चीज का अपना स्वाद है, लेकिन सब मिलकर एक बेहतरीन डिश बनाते हैं। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि एकता का मतलब समानता, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। भारत का पूर्ण जन्म इसलिए सफल हुआ क्योंकि हमने अपने मतभेदों को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत माना। आज जब सोशल मीडिया पर नफरत की बातें होती हैं तो हमें इसी यूनिटी कोड को याद करना चाहिए। संविधान ने हमें लड़ने के लिए नहीं बल्कि साथ मिलकर ऊंचा उड़ने के लिए पंख दिए हैं। जब तक ये कोड सलामत है, भारत का तिरंगा दुनिया के हर कोने में शान से लहराता रहेगा। गणतंत्र का मतलब ही है गण, लोग का तंत्र, जुड़ाव। चैप्टर 11 दी ग्लोबल शॉकवेव, दुनिया के लिए एक झटका। जब 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र बना तो इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। यह सिर्फ भारत का पूर्ण जन्म नहीं था, यह पूरी दुनिया से उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म के अंत की शुरुआत थी। भारत ने दिखा दिया कि एशिया का एक गरीब देश भी एक ऐसा संविधान बना सकता है जो आधुनिकता और लोकतंत्र में पश्चिमी देशों को टक्कर दे सके। उस समय अफ्रीका और एशिया के कई देश अभी भी गुलामी की जंजीरों में थे। भारत के गणतंत्र बनने ने उनके अंदर आजादी की एक नई लहर पैदा कर दी। भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बन गया। पश्चिमी देशों के पंडितों ने भविष्यवाणी की थी कि भारत का लोकतंत्र एक मिराज, मृग तृष्णा है जो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। उन्हें लगता था कि लोकतंत्र सिर्फ अमीर और साक्षर देशों के लिए है, लेकिन भारत ने इस एलिट सोच को हिलाकर रख दिया। हमने साबित किया कि लोकतंत्र किसी की बपौती नहीं है। भारत की सफलता ने ही बाद में कई विकासशील देशों को लोकतांत्रिक रास्ता चुनने के लिए प्रेरित किया। हमारा पूर्ण जन्म दुनिया के लिए एक शौक था क्योंकि हमने बिना किसी बड़े रक्तपात के सत्ता का हस्तांतरण कर लिया और एक स्थिर व्यवस्था बनाई। भारत ने गुटनिरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट की नीति अपनाकर यह साफ कर दिया कि वह किसी महाशक्ति का पिछलगु नहीं बनेगा। गणतंत्र बनने के बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र U.N में अपनी आवाज बुलंद की। हमने रंगभेद, अपार्टाइड
और साम्राज्यवाद के खिलाफ दुनिया का नेतृत्व किया। ये एक नए भारत का उदय था जो अपनी जड़ों से जुड़ा था, लेकिन जिसकी आंखें वैश्विक क्षितिज पर थी। हमारी सॉफ्ट पावर और हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों ने दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया। आज दुनिया भारत को एक स्टेबलाइजिंग सोर्स मानती है, जिसकी शुरुआत उसी दिन हुई थी।